एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने आप सभी का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है काफ़ी हद तक ख़त्म करा दिया है। सो आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हमारा चल रहा था अयस्क एवं धातु का चैप्टर। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, आज इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपने लास्ट वीडियोस नहीं चेक करे तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वीडियोस अगर आप सभी के लिए यूजफुल होती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं अयस्क का सांद्रण एवं निस्तापन, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन एंड ओर एंड कैल्सिनेशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहां आप अयस्क का सांद्रण की बात करते हैं वो किस तरह होता है, हम वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी को लास्ट वाली वीडियोस में अयस्क क्या होते हैं उनको बता चुकी हूँ, सांद्रण क्या होता है वो भी बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच करी तो आप लोग ज़रूर कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा फिर चैप्टर। चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अयस्क में से जब हम अशुद्धियों को दूर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है सांद्रण। यहाँ आपको विधियाँ बताऊंगी किसके द्वारा आप किस तरह से चीज़ों को करेंगे। अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने की विधियाँ में सबसे फर्स्ट है आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। प्लवन विधि है, द्रवीकरण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है और निशालन या रासायनिक पृथक्करण विधि है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपसे काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी गलती नहीं करें। इन विधियों को याद कर लीजिए, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है आपसे इस क्वेश्चन। फर्स्ट आप देखिए, गुरुत्व पृथक्करण विधि होती क्या है। अयस्क के सांद्रण का वह विधि जिसमें उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए अयस्क के चूर्ण को जल के साथ मिश्रित कर उसे कई मेढ़ों से युक्त एक कंपन करने वाले टेबुल से होकर प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उसे प्रवाहित यानी कि निकाला जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण मेढ़ों द्वारा रोक लिए जाते हैं जबकि अशुद्धियां मेढ़ों के ऊपर से निकल जाता है। इस विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट है आपकी फैन प्लवन विधि। अयस्क का सांद्रण समझाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। अयस्क का सांद्रण वह विधि है जिसमें अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह के लिए द्वारा जल को आलोडित किया जाता है, जिससे झाग उत्पन्न होता है, जिससे परिणाम स्वरूप विलेय अशुद्धियां जल में घुल जाती है तथा अयस्क हल्के होने के कारण फैन के साथ जल की सतह पर आ जाते हैं, जिसे छान कर अलग कर लिया जाता है। पुनः झाग को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल यानी कि आपका एसिड डाला जाता है। उसके बाद अयस्क को छान कर सुखा लेते हैं। ये थी आपकी फैन प्लवन विधि। नेक्स्ट है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अयस्क का सांद्रण का वह विधि जिससे उपस्थित अपद्रव्यों में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ उपस्थित रहता है, तो इस अयस्क को पीसकर महीन यानी कि छोटा चूर्ण बना लिया जाता है। इसके बाद चूर्ण को विद्युत चुंबकीय बेलनों के बेल्ट पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। सबसे पहले इसे इसलिए चुंबकीय बोला जाता है जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित होकर एक पात्र में गिरता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ उससे दूर होकर एक दूसरे पात्र में गिरता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। और यह विधि आपकी कहलाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट और लास्ट विधि है हमारी। देखिए, ये ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल्स में इसके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इस विधि का उपयोग वैसे अयस्कों के लिए किया जाता है जिससे उपस्थित अपद्रव्यों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। सर्वप्रथम अयस्क को चूर्ण बना लिया जाता है। इसके बाद इस चूर्ण को एक विलायक में डाला जाता है, ठीक है, जिससे अयस्क इसमें घुल जाता है, अपद्रव्य विलेय अवस्था में रह जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। जैसे बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 SiO2 आदि अशुद्धियों के रूप में ठहरता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाला जाता है, जिससे अयस्क में Al2O3 एवं SiO3 घुलकर क्रमशः सोडियम एल्यूमिनेट एवं सोडियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। ये था आपका सारा। इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो गाइस, अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य यानी कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस होते क्या है उसके बारे में जानेंगे। वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका रासायनिक अपघटन हो जाता है, वो कहलाते हैं हमारे विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं या आपके कहलाते हैं। अपघटन मतलब होता है किसी चीज का क्षरण यानी कि डिके होना। ठीक है, आप बोल सकते हैं किसी चीज का कम होना।
गलित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में ही ये विद्युत के कुचालक होते हैं और जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करते हैं, ऐसे में इनका जो है रासायनिक अपघटन हो जाता है। ऐसे में ही आप इनको विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दे देते हो। कि आप सभी को यहाँ तक का सारा कुछ समझ में आ गया है। विद्युत अपघट्य काफी बार डेफिनेशन पूछी गई है तो आप लोग को सही से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है कि प्रगलन यानी कि आपका स्मेल्टिंग, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। प्रगलन से प्राप्त धातुओं की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आपसे ड्रॉ पूछा जाता है तो ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको कुछ इस तरह का ड्रॉ यहाँ पर बनाना होगा। काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, 2016 में भी पूछा गया था, 17 में भी शायद पूछा गया। तो आप लोग प्लीज इस ड्रॉ को भी अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर देखिए, लेफ्ट साइड में आपका नेगेटिव चार्ज है और राइट साइड में आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमारी बैटरी मानी जाती है। नीचे आइए, यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध छड़ यानी कि कैथोड। नीचे हमने यहाँ पर आपके बार बार लगाए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और ये तो हो गया आपका शुद्ध छड़ यानी कि कैथोड। तो इस आपकी ड्रॉ में एनोड भी जरूर होगा, यानी कि जिसे हम अशुद्ध छड़ बोलते हैं वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो आप लोग देख लीजिए। नीचे देखिए, धातु का शोधन जिसे हम अशुद्धियां बोलते हैं, एनोड मड के रूप में तली में बैठ जाती है। आपकी शुद्ध वाली छड़ है वो आपकी कैथोड वाली छड़ पर चिपक जाती है। आप लोग प्लस वाली छड़ पर चिपक रहा होता है। बात की विद्युत अपघट्य क्या होता है, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पिग आयरन। आपका प्रीवियस ईयर में भी काफी बार पूछा गया है पिग आयरन होता क्या है। यानी यह वह कच्चा ढलवा लोहा है जो वात्य भट्टी से उत्पादित होता है। भट्टी का मैंने ऑलरेडी आप सभी को ड्रॉ भी दिखा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। कच्चा लोहा घातवर्धनीय नहीं है, वे इसमें 4 से 5% से अधिक कार्बन व अन्य अशुद्धियां रहती। इनमें आपका घातवर्धनीय वाला गुण जो है वो देखने को नहीं मिलता, तभी यहाँ पर लिखा है कच्चा लोहा घातवर्धनीय नहीं है। यही इम्प्योरिटी यानी ये जो अशुद्धियां हैं कच्चे लोहे का गलनांक कम कर देती हैं और इसे भंगुर बना। कच्चे लोहे का गलनांक कम कर देते हैं, जैसे ही आप इन्हें टेम्परेचर देते हैं तो ये पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए ये भंगुर होते हैं यानी कि ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्हें हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पाइप के लिए करते हैं, स्टोरेज टंकी के लिए करते हैं, नहाने के टब के लिए यूज कर सकते हैं और कूड़ेदान आदि को बनाने में भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संक्षारण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, सो नंबर 1 है धातु O2 में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अपनी सतह पर एक परत बना लेती है, जिसे वह धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन में उपस्थित ऑक्सीजन हो गया है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर्यावरण में उपस्थित ऑक्सीजन। पर्यावरण से उपस्थित होकर ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अपनी सतह पर, वो अपनी ही सतह पर एक परत बना लेती है, जिसे जो धातु है हमारी वो धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। आपने किसी धातु को आपने खुली हवा में रखा, उस पे नमी से उन्होंने ऑक्सीजन से क्रिया की, पर्यावरण में रहकर ऑक्सीजन से क्रिया करी, उन पे क्या होता है, एक परत बन जाती है, उनकी सतह पर एक परत बन जाती है जो धीरे धीरे करके नष्ट यानी कि खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है आपका लोहे का संचारण जंग लगना, रस्टिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट देखिए, जंग मुलायम व रंध्र युक्त होता है। रंध्र युक्त यानी कि जिसमें जो छेद जो हमें मिले, जिनमें आराम से कुछ भी जा सके। बात हो गई आपकी रस्टिंग की। जब आप लोहे का संचारण की बात करते हैं तो वहां आप पर ये चीजें सारी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, संचारण से बचाव की विभिन्न विधियां क्या क्या है वो चीजें हम जानेंगे। यहाँ पर है हमारा संचारण से बचाव यानी कि आपका जंग लगना जो है उसको बचाव की कुछ विधियां हैं वो हम जानते हैं। फर्स्ट है हमारी मिश्र धातु, जिसे हम बोलते हैं अलॉय। अगर आपकी धातु शुद्ध है तो उस पर जंग लगना ही नहीं है, जंग उस पर ना के बराबर ही लगेगा, क्योंकि जो आपकी धातु है वो एकदम शुद्ध है। आप अलॉय यानी कि मिश्र धातु का उपयोग करते हैं तो भी आपका जंग से बचा जा सकता है। अब देखते हैं मिश्र धातु क्या होते हैं। आपके किसी धातु अथवा अधातु के साथ मिलने पर बनने वाली धातु को हम मिश्र धातु यानी कि अलॉय बोलते हैं। यानी आपने धातु और अधातु को मिलाया और आपका मिश्र धातु बन गया। तो पारा एक मिश्र धातु है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, पीतल है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील आदि, ये सारी चीजें भी आपके एग्जाम्पल हैं। ये भी आपकी मिश्र धातु ही है। आप मिश्र धातु की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा डिटेल्स में भी जान लेते हैं। और देखिए, आप मिश्र धातु के
विशिष्ट गुण क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले नंबर 1 है, ये नमी के संपर्क में आने पर खराब नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका आयरन या कि लोहा प्लस Cr यानी कि क्रोमियम में मिलाते हो तभी आपको स्टेनलेस स्टील मिलती है। यानी कि जब आप आयरन प्लस क्रोमियम को मिला देते हैं एक साथ तब आपको जो प्राप्त होती है वो होती है आपकी स्टेनलेस स्टील। थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा, मिश्र धातु से आप आभूषण नहीं बना सकते क्योंकि इनमें बहुत कठोरता पाई जाती है। अगर इनमें थोड़ी मात्रा में तांबा मिला दे तो इसे हम आभूषण बनाने में काम ले लेते। देखिए मिश्र धातु का यूज़ हम आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी हार्ड मानी जाती है। और अगर इसी में हम थोड़ी सी मात्रा में तांबा मिला दें, यानी कि आपकी मिश्र धातु में थोड़ा सा तांबा मिला दें, तो हम आभूषण बना सकते हैं। ये थे आपके विशिष्ट गुण जो कि मिश्र धातु के थे। सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दी हैं। वीडियोज़ आप सभी के लिए यूजफुल है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस यहीं पर आपका थर्ड चैप्टर धातु एवं अयस्क हमारा खत्म होता है। आई होप आप सभी के लिए मेरा चैनल बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। ऑलवेज कनेक्टेड विद माय चैनल।